हेलो फन रघुर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार टीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा है नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। इससे रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं और साथ ही साथ जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा पॉइंट है नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति होता क्या है। तो देखिए, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम ही क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है। अर्थात संख्या को जिस तरह से हम निरूपित करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। ध्यान देंगे, जो आपका डेसिमल सिस्टम होता है अर्थात दशमलव पद्धति होता है, इसमें कितने अंक होते हैं? तो दशमलव पद्धति में आपके अंक की संख्या कितना है? तो 10 है। कौन कौन से हैं? तो ये आपके हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस प्रकार 0 से लेकर 9 तक ये आपके 10 अंक होते हैं। अर्थात आपसे पूछे कि डिजिट्स की संख्या कितना है, तो डिजिट कितने होते हैं? तो ये आपके 10 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं फेस वैल्यू कि फेस वैल्यू क्या होता है। तो देखिएगा, फेस वैल्यू अर्थात अंकीय मान। फेस वैल्यू होता क्या है? जैसे आपका जो फेस है वह आप ही का फेस है, आपका फेस चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अंकीय मान क्या होगा? किसी भी संख्या का अंकीय मान पूछेगा, चाहे वह संख्या किसी भी प्लेस पे हो, उसका अंकीय मान वही संख्या होगा। देखिए, फेस वैल्यू अर्थात अंकीय मान क्या होता है? जैसे हमने यहाँ लिखा 4, 5, 6, 7। यह हमने आपसे पूछा कि 4 का फेस वैल्यू बताना है अर्थात 4 का अंकीय मान बताना है। तो देखिए, अंकीय मान अर्थात अंक को ही बताना है, तो 4 का आपका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। इसमें पूछा जाए कि 7 का फेस वैल्यू क्या होगा? तो 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। फेस वैल्यू से ही आप याद रखेंगे कि फेस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आपका जो फेस है आप ही का रहेगा। तो उसी तरह अंकीय मान अर्थात फेस वैल्यू आपसे पूछेगा, तो किसी भी नंबर का पूछे, वह किसी भी स्थान पे हो, उसका फेस वैल्यू वही संख्या हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी हमने दिया है कि फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 2453। इस संख्या में हमें किसका फेस वैल्यू बताना है? 5 का फेस वैल्यू बताना है। तो इसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा ये सब नहीं देखेंगे। अंकीय मान में जिसका आपका फेस वैल्यू पूछेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 5 का पूछा है तो आंसर 5 हो गया। इसमें आपका पूछा है 3 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपका फेस वैल्यू काफ़ी सिंपल है। फेस वैल्यू जिस संख्या का पूछेगा वही संख्या आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको फेस वैल्यू समझ में आया होगा। अब चलिए, अगला पॉइंट हमारा है प्लेस वैल्यू। अब देखिए, प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो प्लेस वैल्यू अर्थात क्या होता है? स्थानीय मान। तो चलिए स्थानीय मान समझते हैं। तो देखिए, इसमें फेस नहीं बताना है, इसमें प्लेस अर्थात इसमें जगह बताना है, स्थान बताना है कि जिस नंबर का पूछेगा वह किस स्थान पे है। जैसे आप पढ़ते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, क्या पढ़ते हैं? वंस पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, हंड्रेड पढ़ते हैं, 1000, 10,000, इस तरह हम लोग पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह हम लोग पढ़ते हैं। तो वही स्थानीय मान बताना है। जैसे एग्जाम्पल है, प्लेस वैल्यू बताना है किसका? 7 का। किस संख्या में? तो 1475 में। तो देखिए, 7 का हम स्थानीय मान बताएंगे, तो 7 का स्थान क्या है? तो 7 दूसरे नंबर पे है। तो पहला वाला आपका कहलाता है इकाई, दूसरा वाला क्या कहलाता है? दहाई। तो इसका आपका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? तो प्लेस वैल्यू 70 हो जाएगा। अर्थात दहाई पर है, क्या है? 7 दहाई है, तो 7 गुना दहाई का 10 होता है, तो 70 हो गया। यह क्या हो गया? 7 का आपका स्थानीय मान हो गया। उसी तरह इसमें 4 का पूछा जा रहा है। देखिए, 4 का बताना है, 4 किस स्थान पे है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा स्थान पे है, तो 100 से गुना कर देंगे, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो देखिए, स्थानीय मान पूछेगा तो जगह बताएंगे कि किस जगह पे है।
इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़ा पे है, हजार पे है, किस स्थान पे है, इसको बताना है। अब फेस वैल्यू क्या होता है, तो फेस वैल्यू जो अंक पूछेगा वही अंक क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक नोट दिया गया है कि यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक का जो आपका फेस वैल्यू होता है तथा प्लेस वैल्यू होता है, इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, एक समान होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 2 3 4 5। इसमें आपसे पूछा जाए कि 5 का क्या बताना है, 5 का फेस वैल्यू बताइए। 5 का क्या बताना है, फेस वैल्यू अर्थात अंकीय मान बताना है। तो अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू जिस संख्या का पूछेगा तो वही संख्या हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 5 का पूछा है तो फेस वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। फिर पूछा जाए आपसे कि 5 का अब बताइए आपका कि प्लेस वैल्यू क्या होगा। 5 का क्या बताना है, प्लेस वैल्यू अर्थात स्थानीय मान बताना है 5 का। तो देखिए 5 किस स्थान पे है, 5 आपका इकाई स्थान पे है। तो इकाई मतलब क्या होता है, एक होता है। तो देखिए इसका भी क्या आया, निकल कर 5 आया। तो इकाई अंक जो होता है अर्थात जो यूनिट डिजिट होता है, इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों क्या होता है, समान होता है। तो आप थोड़ा इसे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए नेचुरल नंबर कहते हैं काउंटिंग नंबर को, किसे कहा जाता है, तो गिनती की जो संख्या होता है उसी को प्राकृत संख्या कहा जाता है। अर्थात काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। डेट इज, देखिएगा एग्जाम्पल है 1 2 3 4, यही ना गिनती हम लोग सीखते हैं। गिनती हम लोग बचपन में क्या सीखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह हम लोग सीखते हैं। तो वही गिनती का जो संख्या होता है उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या है, तो इसमें सबसे पहले क्या आया है, सबसे पहले 1 आया है। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए छोटा छोटा पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आपके एग्जाम में 10th तक का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको छोटा छोटा सभी पॉइंट्स ध्यान रखना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला हमारा है होल नंबर। होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या के साथ शून्य मिल जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो गिनती क्या है, गिनती आपका है 1 2 3 4, इसी में आपका आकर 0 मिल गया तो क्या हो गया, ये आपका पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर हो गया। अब इसमें हम आपसे पूछते हैं कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटा अर्थात जो सबसे पहले आता हो, तो इसमें शून्य जो है यह सबसे पहले आया है तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला हमारा है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। देखिए पूर्णांक में क्या होता है, तो छोटा में हमने लिख दिया कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से लेकर यह सब क्या है, पूर्ण संख्या है। और इसी में ऋणात्मक संख्या अर्थात जो निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर क्या है, -1 -2 -3 -4, ये सभी आपकी ऋणात्मक संख्या हैं। तो पूर्ण संख्या के साथ में जब ऋणात्मक संख्या आकर मिल जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम इंटीजर अर्थात पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए नोट दिया गया है कि जो आपका 0 होता है वह न तो आपका धनात्मक होता है और न ही आपका ऋणात्मक है। 0 क्या है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। शून्य न तो धनात्मक संख्या है और न ही आपका ऋणात्मक है, इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछ ले कि जो 0 है वह ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, तो 0 आपका इवन नंबर अर्थात सम संख्या होता है। सम संख्या क्या होता है, तो सम संख्या उसे कहा जाता है जो 2 से क्या हो, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसी को सम संख्या कहते हैं। और जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो देखिए 1 के आगे हम 0 रख देंगे तो यह 2 से कटेगा कि नहीं, तो 2 से कट जाएगा। उसके बाद 20 के आगे हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे तो क्या है, 2 से कटेगा कि नहीं, तो 2 से कट जाएगा। तो यह सम संख्या की परिभाषा को क्या करता है, पूरा करता है। इसीलिए 0 को क्या माना गया है, 0 को आपका सम संख्या माना गया है। आगे देखिएगा। अगला हमारा पॉइंट है प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर है अर्थात प्राइम नंबर किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या इसे हिंदी में कहते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या जो होते हैं इसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं।
कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इसके 2 गुणनखंड होते हैं। एक होता है और क्या होता है? और स्वयं होता है। एक और स्वयं इसके 2 गुणनखंड होते हैं। जो आपके प्राइम नंबर हैं इनके 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन? तो प्राइम नंबर आपके 1 से कटते हैं और खुद से कटते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2 है तो 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और खुद आपका 2 से कटेगा। उसी तरह 3 को देखें तो 3 आपका 1 से कटेगा और खुद आपका 3 से कटेगा। 5 को देखें तो 5 आपका 1 से कटेगा और खुद 5 से कटेगा। 11 को देखें तो 11 आपका 1 से कटेगा और आपका 11 से कटेगा। तो ऐसी संख्या जो केवल आपका 1 से कटता है और स्वयं से कटता है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए नोट में दिया है सबसे पहले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे पहले 2 आया है तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वहीं आपसे पूछे कि सम अभाज्य संख्या क्या है? तो सम अभाज्य संख्या आपका 2 ही है। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो आपका अभाज्य संख्या भी है। 2 सम संख्या है वह क्या है? अभाज्य संख्या भी है। दूसरा कोई भी अभाज्य संख्या आपका सम नहीं है। अभाज्य संख्या में केवल 2 ही क्या है? सम है। उसके बाद बात करें एक की तो एक जो होता है वह न तो आपका अभाज्य संख्या होता है और न ही आपका भाज्य संख्या होता है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 50 के बीच में 15 आपके अभाज्य संख्या आते हैं। वहीं आपसे पूछ ले कि 51 से 100 के बीच में कितना आपका अभाज्य संख्या होता है? तो 51 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है यूनिट डिजिट। अब हम सीखेंगे कि यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए यूनिट डिजिट होता क्या है? तो यूनिट डिजिट आपका है इकाई अंक। जैसे हमने लिखा 4 5 6, इसमें इकाई अंक क्या है? तो 6 क्या है? 6 आपका इकाई अंक है। देखिए अगर आपका बड़ा बड़ा संख्या दे दिया जाए उसमें इकाई अंक कैसे निकालेंगे? तो इसको हम थोड़ा सीखते हैं। तो देखिए अगर जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया जाए 1250, इसका पावर दे दिया जाए 12, इसका पूछा जाए यूनिट डिजिट क्या होगा तो आप कैसे निकालेंगे? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका यूनिट डिजिट निकालना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है उसको आपको नोट कर लेना है। इसके द्वारा आप 1 सेकेंड में आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। देखिए कोई भी संख्या हो, कितना ही बड़ा आपका संख्या हो और इसके लास्ट में अर्थात यूनिट डिजिट इसका 0 हो और पावर इसका कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट अगर 0 है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक आपका 0 होगा। उसी तरह कितना भी बड़ा संख्या हो, इकाई अंक अगर 1 हो, इसका पावर आपका कुछ भी दिया हो तो इसका आपका इकाई अंक क्या होता है? तो 1 होता है। उसी तरह कितना भी बड़ा संख्या हो, यूनिट डिजिट कितना हो? 5 हो और इसका पावर कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक आपसे पूछ ले कितना होगा? तो 5 ही होगा। उसी तरह आपका 6 हो यूनिट डिजिट पे, इसका पावर कुछ भी हो, इसका आपसे पूछ ले इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक आपका 6 ही होता है। उसके बाद हम बात करें, यह तो आपका 1 हो गया। उसके बाद सेकेंड में आपका नोट करेंगे कि अगर 4 का पावर ऑड रहे अर्थात विषम संख्या रहे तो इसका इकाई अंक क्या होता है? 4 होता है। उसी तरह 4 का पावर अगर इवन रहे अर्थात सम संख्या रहे तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। उसी तरह आप ध्यान करेंगे कि 9 का पावर अगर ऑड होगा, 9 का पावर विषम संख्या होगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 9 होगा। 9 का पावर अगर इवन नंबर हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक आपका 1 होगा। उसके बाद आपका बचता है, इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद आपका बचता है 2 बच गया इकाई अंक, 3 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया। अगर इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, इसका पावर कुछ भी हो तो इसमें क्या करेंगे? n में क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे और इसके बाद हम क्या करते हैं? शेष निकालते हैं। चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब इस पे हम एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन एक दिया है, क्वेश्चन यहाँ पे आपका दे दिया है कि 7 का पावर मान लीजिए आपका दिया है, 7 का पावर कितना है? 5 3 9 8 है।
इसमें आपसे पूछ ले इकाई अंक आपको बताना है। तो देखिए 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, क्या है, अगर आपका इकाई अंक रहे 2, 3, 7, 8 रहे, तो इसमें हमने अभी देखा है क्या करते हैं, पावर में 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से कम आएगा उसके बाद हम शेष निकालेंगे। तो देखिए 4 से डिवाइड का रूल होता है कि आखिरी दो संख्या अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या क्या होती है, तो पूरी संख्या आपका 4 से डिवाइड हो जाती है। तो 98 में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना कितना हो गया, 4 दूना 8 हो गया, एक यहाँ पे बचा। फिर इसके बाद डिवाइड करेंगे तो 4 चौका 16 हो गया और बचा शेष कितना बच गया, शेष यहाँ पे 2 बचा, 18 में से 16 गया तो शेष कितना बचा, शेष 2 बचा। तो शेष जो बचता है उसी को हम पावर में लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमें आ गया 7 का स्क्वायर आ गया। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 7 सते 49 होता है। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, इकाई अंक हमारा 9 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपका दिया है कि 3 का पावर कितना है, 3 का पावर 41 गुना 7 का पावर दे दिया है 42 गुना 8 का पावर कितना है, 8 का पावर भी आपका 42 है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो इसके पावर में कितना से डिवाइड करते हैं, 4 से। तो देखिए इसमें 41 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दहा के 40 बचा, क्या पावर 1 बच गया। इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 दहा के 40, अब पावर बच कितना गया, 2 बच गया। यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो पावर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब देखिए 3 का पावर 1 कितना होता है, 3 होता है। 7 का पावर 2 कितना होता है, तो 49 होता है। 8 का पावर 2 कितना होता है, तो 8 अठाई 64 होता है। अब इकाई अंक देखिए, यहाँ पे इकाई अंक 9 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 9 चौका कितना हो गया, 9 चौका 36। अब इकाई अंक क्या मिल गया हमें, 6 मिल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 को 3 से गुना कर देंगे। तो 6 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो क्या होगा, 6 को 3 से गुना करेंगे तो 6 तीर का 18 हो जाएगा। तो इकाई अंक हमारा निकल कर के आ गया 8, इसका आंसर हो जाएगा। तो 8 हमारा क्या होगा, इकाई अंक यहाँ पे होगा। आगे एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन दिया है 91540, इसका पावर दे देता है आपका 15 और पूछता है इकाई अंक क्या है। तो हमने क्या पढ़ा है, ऊपर ऊपर हमने नोट किया है कि कोई भी संख्या हो इसका इकाई अंक अगर 0 हो तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या हो जाता है, तो 0 ही हो जाता है। उसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसे 145, इसका पावर दे दिया है कितना है, 19 है और इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए इकाई अंक क्या है, 5 है। तो 5 वाला भी हमने देखा है कि अगर इकाई अंक 5 है तो पूरे नंबर का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 ही आएगा। उसके बाद हमने यह भी पढ़ा है, जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं, जैसे आपका है 244, कितना है, 244 का पावर कितना है, 19 है। इसका आपसे पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए इसमें 4 क्या है, यूनिट डिजिट पर 4 है। तो 4 वाला हमने पढ़ा है, 4 वाला रूल क्या पढ़ा है कि 4 का पावर अगर ऑड हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। 4 का पावर अगर इवन हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। तो देखिए 4 का पावर क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, 19 आपका 2 से नहीं कटेगा, विषम है। तो अगर विषम रहेगा तो इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक आपका 4 आ जाएगा। यह हमारा आंसर हो गया। तो देखिए इस तरह आप इसे निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपका दिया है, जैसे 244, इसका पावर है 20। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक 4 है और 4 का अगर पावर क्या हो, सम संख्या हो, तो इकाई अंक क्या आता है, 6 आता है। अभी हमने लिख कर बताया है। तो यह हमारा आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन है 1259, इसका पावर दे दिया है कितना, 25। तो देखिए इकाई अंक कितना है, 9 है। इकाई अंक 9 है, इसका पावर क्या है, विषम संख्या है, 25 क्या है, ऑड नंबर है। तो 9 यूनिट डिजिट हो, पावर क्या हो, विषम हो, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। यहीं अगर सम रहता तो इकाई अंक कितना आ जाता है, 1 आ जाता। तो इस तरह हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जैसे
क्वेश्चन है 45 गुना 32 गुना 14 में हमें क्या करना है, इकाई अंक बताना है। तो देखिए इकाई अंक को हम गुना करेंगे, इकाई अंक को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इकाई अंक को अगर हम गुना करते हैं तो 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया, 10 गुना 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो जीरो आ गया, जीरो में 4 से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इकाई अंक हमारा कितना निकल कर आ गया, जीरो हो गया। कितनी भी बड़ी संख्या हो, इकाई अंक निकालना हो तो केवल हम यूनिट डिजिट को ही गुना करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4, क्या है क्वेश्चन, 4 6 7 x 8 9 3, इसको 3 से विभाजित हो। कह रहा है कि यह जो संख्या है वो आपका 3 से विभाजित है, तो हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो देखिए 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि सभी अंकों का योग क्या हो, 3 से कटता है, तभी वह संख्या 3 से कटेगी। तो चलिए 3 से इसको कटा के देखते हैं। तो देखिए 3 से कटाएंगे तो 3 से आपका 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा। अब देखिए 3 से हम कटाएंगे 4 को तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 को हम 8 में जोड़ दें तो 9 भी कट गया। यहाँ पे 7 को कटाएंगे 3 से तो 3 दूनी 6, 1 बचा, क्या बचा, 1 बचा, तो 1 प्लस एक्स आ गया। तो 1 प्लस एक्स बराबर क्या होना चाहिए, 3 से कटने के लिए इसको कम से कम क्या होना चाहिए, इसको आपका कम से कम यहाँ पे 2 रखेंगे तब तो आपका 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 से क्या होगा, कट जाएगा। तो देखिए कम से कम 2 रखना चाहिए, तो 2 देखते हैं ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 2 दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो 3 से अगर सभी अंकों का योग कटता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। तो सबको हमने 3 से काट कर देखा तो एक शेष बच गया और यहाँ पे x था, तो 1 प्लस एक्स क्या होना चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए, 3 का क्या होगा, गुणज अर्थात मल्टीपल होगा। तो देखिए 3 का गुणज होने के लिए एक यहाँ पे है तो 2 हम यहाँ पे x का मान रख देंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 का गुणज हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या दिया है 875, उसके बाद x321, यह 9 से विभाजित हो जाता है, तो इसमें भी हमें x का मान निकालना है। तो देखिए जो नियम आपका 3 का है वही नियम आपका 9 का भी है। 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम कहता है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग कितना से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो देखिए इसको कटा के देखते हैं, तो 8 और 1 9 मिलकर 9 से कट जाएगा, 7 और 2 मिलकर क्या होगा, 9 से कट जाएगा, 5 3 8 है, यहाँ पे शेष क्या बच गया, शेष आपका कितना बच रहा है, 5 3 8 हो गया, 8 यहाँ पे बचा प्लस में x बचा। अब इसको हमें क्या करना है, 9 से कटाना है। यहाँ पे 5 3 8 तो 9 से कम है, तो 8 प्लस x को हमें क्या करना है, 9 का गुणज बनाना है। तो x में क्या जोड़े कि 9 हो जाए, x में क्या जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, तो x में हम यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो देखिए इसमें रूल आपको मालूम है तो आप क्वेश्चन को आसानी से 5 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। इतना आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है, सिंपली आप डायरेक्ट काट देंगे और आंसर आप निकाल लेंगे। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जैसे यहाँ पे एक संख्या दिया है, क्या है संख्या 857x32, यह संख्या कितना से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें होता क्या है, 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि सम ऑफ, इसमें होता है कि सम ऑफ, लिख देते हैं सम ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर, और उसके बाद सम ऑफ इवन प्लेस नंबर, इवन प्लेस जो नंबर होता है इसका अंतर क्या होना चाहिए, इसका अंतर 0 हो जाए या 11 का गुणज होना चाहिए। देखिए ऑड प्लेस का जोड़ेंगे संख्या, फिर उसके बाद इवन प्लेस का अर्थात सम जगह का जो है संख्या को जोड़ेंगे, और क्या आना चाहिए इसका अंतर, अंतर कितना होना चाहिए, अंतर 0 हो जाए चाहे 11 का गुणज होना चाहिए। तो देखिए ऑड प्लेस को जोड़ते हैं तो 1 3 5, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस एक्स प्लस 2 हो गया, तो कितना हो गया, 7 प्लस एक्स आ गया। अब देखिए बाकी जो बचा उसको जोड़ देंगे सम प्लेस, तो 2 4 6, इसको जोड़ेंगे तो 8 प्लस 7 प्लस 3 हो गया, तो 7 3 10 8 कितना हो गया, 18 हो गया। इसका अंतर 0 या 11 होना चाहिए। तो देखिए
18 माइनस 7 प्लस एक्स कर देंगे तो 18 में से 7 गया तो कितना हो गया, देखिए 18 में से 7 गया तो 11 हो गया। 11 माइनस एक्स बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो देखिए 11 का गुणज होने के लिए एक्स का मान अगर हम 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 बचेगा जो 11 से आपका आसानी से कटता है। या हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 11 रखना पड़ेगा। 0 या 11 कोई भी रख सकते हैं, 11 रखेंगे तो 11 में से 11 गया 0 भी आ जाएगा, या 0 रख देंगे तो आपका 11 हो गया तो 11 का मल्टीपल हो गया। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 0 दिया है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 4 से विभाजित है। हमें बताना है कि कौन सी संख्या 4 से क्या है, डिवाइड हो जाता है, यह हमें बताना है। तो देखिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या हो, जैसे मान लेते हैं एक संख्या है ABCD, तो 4 से विभाज्यता का नियम है इसका जो आखिरी जो क्या है, यह जो दो संख्या है, 2 अंकों से बनी संख्या है, यह अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से कट जाएगी। तो चलिए इसमें हम 55 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, यहाँ पे 32 को देखेंगे, 75 को देखेंगे, 41 को 4 से। तो 4 से हम 55 को कटाते हैं, देखिए 4 एकम 4, 1 के पास 15 हो गया, 4 चौका 16, यह नहीं कट रहा है। इसको कटाएंगे तो 4 अट्ठे 32 कट गया, तो यह कट गया तो पूरी संख्या क्या है, पूरी संख्या आपका 4 से विभाजित हो जाएगी। इसको भी चेक कर लेते हैं, तो 4 एकम 4 बच गया, 3 5 35, 4 अट्ठे 32 नहीं कटेगा, 4 दहा के 40, एक यहाँ भी बच गया। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो आखिरी 2 अंकों से बनी संख्या को 4 से विभाजित करेंगे, यह कट जाएगा तो पूरी संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। वहीं 8 का विभाज्यता का रूल क्या है, तो 8 से विभाज्यता का रूल है कि आखिरी जो 3 संख्या होता है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं। अगर यह 8 से कट गया तो पूरा संख्या क्या होगा, 8 से आपका कट जाएगा। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, अगर हमारे पास 10 2 है, क्या है, 10 ठो आपका क्या है, 2 है, और 12 ठो क्या है, 12 ठो आपके पास क्या है, 3 है, तो 6 कई गो बनेगा, 6 कितना बनेगा, तो 6 क्या होगा, देखिए 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 6 आपका बन जाएगा। तो कितना बार बन सकता है, तो सबसे कम संख्या आपका क्या है, 2 है, 2 कितना बार है, 10 बार। तो जो कम है उतना ही बार तो बन सकता है, 2 गुना 3, 2 गुना 3 कितना बार हम करेंगे, 10 बार कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, 10 कॉमन है, 10 यहाँ पे है और यह 12 है, तो 10 3 यहाँ पे यहाँ से निकाल लेंगे और 10 2 तो यहाँ पे दिया है, तो 10 बार हम 2 गुना 3 करके 6 बना सकते हैं। तो कितना 6 बनेगा, 10 बन सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। जैसे 10 गो लड़की है, 10 गो क्या है, लड़की है, 12 गो क्या है, 12 गो आपके पास क्या है, लड़का है। तो शादी कई आदमी का होगा, तो शादी यहाँ पे 10 आदमी का ना होगा। देखिए 10 गो लड़की है तो शादी कई आदमी का होगा, 10 को का ना होगा। 12 गो लड़का है तो कैसे 12 गो का शादी होगा, 10 गो का हो सकता है, क्योंकि जोड़ी तो लगाना है, तो 10 का होगा। यही बात यहाँ पे भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 4 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार है कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योग क्या आता है, योग आपका 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं का हमें क्या करना है, इन संख्याओं का हमें माध्य निकालना है। तो 4 गुण संख्या जो है हम मान लेते हैं आपका है ABCD, यह क्या है, 4 संख्या है। इनका क्या है, 3-3 करके जोड़ना है, कितना करके जोड़ना है, 3-3 करके जोड़ना है। तो A प्लस B प्लस C कितना है, 3 करके जोड़े तो मान लेते हैं 180 है। उसके बाद हमने कर दिया B प्लस C प्लस D, तो यह कितना है, 197 है। उसके बाद हमने कर दिया C प्लस D प्लस A हो गया, यह कितना है, 208 हो गया। उसके बाद हमने कर दिया D प्लस A प्लस B, यह कर दिया तो कितना हो गया, 222। अब इन सभी को हम जोड़ लेते हैं, सभी को जोड़ेंगे तो देखिए ए सभी में है, ए सभी में है, यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे मिल रहा है 1 2 3 ए मिलेगा, बी भी 3 मिलेगा, सी भी 3 मिलेगा। तो 3 हम कॉमन निकाल लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 3 कॉमन निकल जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा। और इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 807 आ जाएगा।
और 3 से इसको हम कटा देंगे। 3 से कटाएंगे तो ये आपका 269 बार में आपका कट जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास मिला a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना मिल गया 269। अब माध्य इसका निकालना है। तो देखिए माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए संख्याओं को जोड़कर और जितनी संख्या है उससे डिवाइड करते हैं। तो संख्या कितना है ए बी सी डी, 4 संख्या है तो 4 से डिवाइड करेंगे। इधर 4 से डिवाइड हुआ एल एच एस में, तो आर एस एस में भी आपका क्या होगा 4 से डिवाइड होगा। यही आपका माध्य निकल कर आ गया। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं को जोड़ते हैं और संख्याओं की जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो हमारा आंसर निकल कर क्या आ गया, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाया जाता है तो शेष कितना बचता है, 12 बचता है। तो संख्या बताना है। तो देखिए कह रहा है कि किसी संख्या में से, तो कोई संख्या मान लेते हैं x है, इसमें क्या किया है 7 जोड़ दिया था है, 7 जोड़ दिया जाता है। उसके बाद इस योगफल में कितना से गुणा किया जाता है, इस योगफल में गुणा किया जाता है 5 से। उसके बाद इसमें भाग कितना से दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है 9 से। और इस प्रकार जो भागफल प्राप्त होता है इसमें से कितना घटाया जा रहा है, इसमें से घटा दिया जा रहा है 3। तो शेष कितना बच जा रहा है, शेष बच रहा है 12। बस यही तो क्वेश्चन बोला है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो 5 से गुना करेंगे तो 5x हो गया, 5 में 7 से करेंगे तो 7 बचे 35। अब 9 को 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 9 तीर का 27, बटा में क्या है 9 है, बराबर हो गया 12। अब देखिए 5x प्लस में 35 में से 27 चला जाएगा तो 5 3 8 हो गया, बराबर 9 जाकर इधर मल्टीप्लाई होगा तो 12 नवा इटोटर 108 हो गया। तो 5x बराबर 8 जाके इधर घट गया तो कितना हो गया 100 हो गया। 5 से कटा देंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 20 निकल कर आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है आराम से, जो क्वेश्चन कह रहा है वो आप करेंगे तो आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे हमारा दिया है 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं जो आपके 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 116 है। तो हमें क्या करना है, संख्या बताना है। तो 3 को जो संख्या है उसको मान लेंगे, संख्या क्या है 2x है, 3x है और क्या है 4x है। और इन संख्याओं के वर्गों का योग दिया है। तो देखिए वर्ग करेंगे, वर्गों का योग करते हैं तो 2x का वर्ग करेंगे अर्थात स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो गया, 3x का करेंगे तो 3 तिहाई 9x स्क्वायर हो गया, 4 का करेंगे तो 16x स्क्वायर हो गया। इनका योग कितना दिया है 116। अब देखिए इसको जोड़ देते हैं तो 16 4 कितना हो गया 20 9 29 हो गया। तो 29x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 116। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 116 भागा 29, कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ गया 4 से कटेगा। उसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे तो √4 हो गया, जो हमारा निकल कर आ गया 2। अब संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहली संख्या क्या है 2x है, तो 2 गुना 2 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। दूसरी संख्या है 3x है तो 3 दूना 6 हो गया। उसके बाद तीसरी संख्या क्या है 4x है तो 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। तो 4 6 8 हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 1 से लेकर 99 तक की संख्या में कुल कितना अंक है। हमें बताना है कि 1 से लेकर 99 तक जो हम गिनती लिखते हैं इसमें कितने अंक आते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, बताइए 4 5 6 7 यह अंक कितना है, इसमें कितना अंक है और यह संख्या कितना है। संख्या कई गो है अंक कई गो है। तो देखिए संख्या और अंक बताना है तो अंक इसमें कई गो है, तो 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो, 4 गो अंक है। संख्या कई गो है तो ये पूरा एक ही गो ना संख्या है 4567। तो संख्या एगो है लेकिन अंक इसमें 4 गो है। वहीं यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 से 99 तक जो हम लिखते हैं गिनती, इसमें अंक कई गो है, डिजिट हमको बताना है। तो देखिए 1 से लेकर 9 तक क्या होता है, एक अंक का आपका डिजिट होता है। तो एक अंक का 1 से 9 तक होता है, तो 1 से 9 तक कई गो अंक आ जाएगा तो 9 गो अंक मिलेगा।
अब देखिए 10 से लेकर 99 तक जो हम लिखते हैं इसमें तो दो दो अंक आता है, तो यह कितना है 10 से 99 तक संख्या आपका हो गया टोटल 90। कई गो संख्या हो गया 90 गो हो गया। और उसके बाद क्या है सब में कई कई गो अंक है, दो दो गो अंक है, तो 2 से गुना कर देंगे तो 9 दूना 18, 180 गो अंक निकल कर आ गया। 1 से 9 तक मिला 9 गो और 10 से 99 तक कई गो मिला 180। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा अंक निकल कर 101 से लेकर 1 से 99 तक का आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 189 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। हमारा क्वेश्चन है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। तो दो अंकों की संख्या हमें देखना है कि कितना संख्या दो अंक का बन सकता है। तो देखिए 2 अंक की संख्या बनाना है, ये इकाई दहाई 2 अंक हो गया। तो देखिए 2 अंक की संख्या बनाएंगे तो यहाँ पे कितना डिजिट हम रख सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट रख सकते हैं। तो यहाँ पे तो 10 डिजिट हम डाल सकते हैं। यहाँ पे कितना डिजिट हम रख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में तो हम 0 नहीं लिखेंगे। 0 अगर यहाँ पे लिख देते हैं तो 01 होगा, 02 इस तरह क्या होगा, ये तो एक अंक का बन गया। पहले 0 रहेगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं 9 तरह का इसमें अंक लिखा जा सकता है 1 से लेकर 9 तक। तो संख्या आपका कितना बन जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नवा 90। तो दो अंकों की टोटल कितना संख्या हम बना सकते हैं, तो दो अंकों की टोटल संख्या कितना बनता है 90 बन सकता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। जैसे हम देखते हैं कि दो अंक का संख्या 10 से शुरू होता है, कहाँ तक होता है 99 तक। तो यह हो गया टोटल की संख्या कितना, तो टोटल यही आपका 90 गो संख्या होता है। यही पूछ रहा था कि दो अंकों की संख्या कितना है, तो दो अंकों की टोटल संख्या कितना बन सकते हैं, तो 90। इस तरह आप सिंपल से निकाल सकते हैं। चलिए आगे इसी पर क्वेश्चन है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। अब हमें कई अंक का निकालना है, तो 3 अंक का। तो 10 यहाँ पे 10 अंक कोई भी डिजिट हम 10 में से डाल सकते हैं। यहाँ भी 10 में से कोई डिजिट डाल सकते हैं। और यहाँ पे तो 0 नहीं डालेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 हो गया और 2 0 है तो 900। हमारा आंसर निकल कर के आ गया। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि दो अंकों की कितनी सम संख्याएं संभव है। यहाँ पे दो अंक का तो बताना है लेकिन विषम नहीं बताना है, क्या बताना है सम संख्या बताना है। तो देखिए दो अंकों की सम संख्या होने के लिए सम संख्या जो होता है उसका सम संख्या जो है इसका इकाई अंक क्या होता है, सम संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वही संख्या क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। तो देखिए इकाई अंक क्या क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो कई गो अंक हुआ 1 2 3 4 5। तो 5 तरह का यहाँ पे अंक हम डाल सकते हैं, 0 2 4 6 8 में से किसी को भी हम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कितना तरह का हो सकता है, तो यहाँ पे हम 0 नहीं लिखेंगे, 0 तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। 0 लिख देंगे तो एक अंक का बन जाएगा, 2 अंक का बनाना है तो यहाँ पे 9 तरह का अंक लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 5 45, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रिपीटिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन, कि रिपीटिंग डेसिमल जो होता है इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। रिपीटिंग डेसिमल को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है आवर्ती दशमलव। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आवर्ती दशमलव कहा जाता है। तो देखिए इसको हम सीखते हैं कि जो आपका आवर्ती दशमलव होता है इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है 0.5 पर क्या है आपका आवृत्ति हो रहा है, 5 पर आवृत्ति हो रहा है। तो बताना है कि इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए 0.5 है तो आपको क्या करना है 5 लिख देना है। तो किस पे आपका आवृत्ति हो रहा है, 5 पे हो रहा है। कई गो अंक है 5, एगो है, एगो 5 पे हो रहा है तो नीचे एगो 9 दे देंगे। उसके बाद देखिए और एग्जाम्पल समझाते हैं, 0.58 है और दोनों पर क्या है, दोनों पर आपका रेकरिंग है तो 58 ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या करेंगे, कई गो पर है, 2 गो पर है तो 2 गो 9 दे देंगे। देखिए आसान है, बस आपको ध्यान देना है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, 0.5879 है और सब पर इस पर क्या है, सब पर एक रिंग है तो ऊपर की सभी संख्या को लिख देंगे 5879
देखिए कई गो पर है, 1 2 3 4 गो पर है, तो सभी संख्या को नीचे उतना क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, रिपीटिंग को डेसिमल में चेंज करने का हो गया। अब चलिए हम थोड़ा दूसरा इसमें टाइप देते हैं। दूसरा आपका इसमें अगर दे दिया जाए 0.58 दे दिया जाए और इसमें केवल एक ही पर आपका रेकरिंग है। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो देखिए 58 को लिख देंगे। अब देखिए इसमें से घटाएंगे जिस पे नहीं है उसको, तो 5 पे नहीं है तो 5 को घटा देंगे। अब जिस पर रेकरिंग है उसके बदला में 9 आएगा, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदला में क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए 58 में से 5 गया तो कितना हो गया, 53, और नीचे कितना है, 90। यही आपका आंसर हो गया। सिंपल आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 0.537 और इस बार दे दिया है 37 पर आपका क्या दिया है, रेकरिंग है। तो इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, तो 537 लिख दिए। इसमें से घटाएंगे क्या, जिस पर नहीं है उसको घटाएंगे, तो 5 को घटाएंगे। अब जय गो पर है तय गो के बदला में 9, जय गो पर रेकरिंग है उसके बदले में क्या करेंगे, 9 दे देंगे। तो 37 पर है 2 अंक पे, तो 2 गो 9, 5 पर नहीं है तो उसके बदले में 0। अब इसमें से घटा लेंगे तो 537 में से आपका 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब बटा में क्या है, 990। यही आपका क्या हो गया, आंसर निकल गया। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आपका दिया है 0.0004, केवल 4 पर रेकरिंग है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले पूरा संख्या लिखेंगे, तो संख्या के पहले 0 का कोनो वैल्यू नहीं होता है, तो 4 लिख देंगे माइनस। घटाएंगे किस को, तो जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाना है। तो देखिए कई गो पर नहीं है, तो 0 पर नहीं है, तो 0 तो घटाने से कोई फायदा हमको होने वाला नहीं है। अब जिस पर रेकरिंग है उसके बदला में 9 बटा में, और जिस पर नहीं है उसके बदला में 0, तो 3 गो पर नहीं है तो 3 गो 0, तो 4 में से 0 गया 4, और नीचे कितना हो गया, नीचे आपका 9000 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 0.9834 है और 3 अंक पे यहाँ पे रेकरिंग दिया है, तो उसी तरह सॉल्व करेंगे। 9834 हमने लिख दिया, माइनस करेंगे जिस पर नहीं है उसको, तो 9 को माइनस कर देंगे। जिस पर है उसके बदला में क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 3 को 9 हो गया। जिस पर नहीं है उसके बदला में 0। अब देखिए 9 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 34 में से 9 गया तो कितना हो गया, 25 हो गया। तो 98 25 हो गया, बाटा में कितना हो गया, 9990। यही आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट हमारा है रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर है, अर्थात परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए और q क्या हो, 0 के बराबर न हो। p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकें और नीचे वाला क्या होना चाहिए, 0 आपका नहीं होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4/5 क्या है, परिमेय संख्या। 17/14 क्या है, परिमेय संख्या। उसी तरह आपसे पूछ ले कि 19 क्या है, तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बाटा में 1 है और एक नीचे वाला 0 है नहीं है, तो सब परिमेय संख्या है। वहीं आपसे पूछ ले 22/7 क्या है, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय अर्थात इरेशनल नंबर, तो जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसी को क्या कहते हैं, इरेशनल। तो देखिए 22/7 तो हमने ऊपर पढ़ा कि यह परिमेय है। क्या है, 22/7 क्या है, परिमेय है। लेकिन पाई आपका परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू आपका 22/7 नहीं होता है। पाई क्या है, पाई आपका अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम बात करें, जैसे किसी भी तरह का संख्या हम लिखते हैं जो आपका स्थिर न हो, 3.121212121213 इस तरह जो जाते रहे, जो रिपीटिंग भी नहीं हो, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद रूट के अंदर रहता है जो, वो भी अपरिमेय होगा। √3 √2 हो गया। वहीं पूछ ले √4 आपका परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये तो बाहर निकल सकता है। √4 का मतलब 2 हुआ, तो यह आपका परिमेय है। 2 क्या है, रूट के अंदर 4 है तो परिमेय है। उसके बाद हम देखें, रूट के अंदर जो बाहर नहीं निकल सकता है वह संख्या क्या होगा, अपरिमेय होगा। अब देखिए इस पे कुछ पॉइंट है, उसको आप थोड़ा नोट कर लेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। एक अगर परिमेय संख्या हो, एक परिमेय संख्या हो, इसके साथ आपको जोड़ दिया जाए
अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो यह क्या आता है, यह आपका अपरिमेय ही आता है। क्या आता है, अपरिमेय आता है। उसी तरह एक परिमेय के साथ माइनस कर दिया जाए अपरिमेय का तो भी आपका अपरिमेय ही आता है। तो परिमेय के साथ अपरिमेय का जोड़ या घटा हो तो अपरिमेय ही होगा। उसके बाद फिर आपसे ध्यान रखेंगे कि परिमेय संख्या में क्या करें, परिमेय संख्या में मल्टीप्लाई कर दे किसका, अपरिमेय संख्या का, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे भी आपका अपरिमेय संख्या भी आता है। डिवाइड भी कर देंगे तो भी आपका अपरिमेय संख्या ही आता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।